क्रिकेट और सिनेमा, इन दोनों को छोड़कर आज सोशल मीडिया में शायद ही कोई दूसरा मुद्दा होगा जहां उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग एक साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। एक ही देश में जहां इतने सारे डिफरेंसेस पॉजिटिव एसेट की तरह सेलिब्रेट किए जाते थे, आज नफरत में बदल गए हैं। पॉलिटिशियंस इसमें जरूर दोषी हैं, लेकिन इस नफरत की नींव आज नहीं बल्कि सालों पहले मैक्स मुलर और मैकॉले ने रख दी थी, जब उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रोपेगेट किया और इसी के साथ इंडियंस के मन में एक आइडेंटिटी क्राइसिस और नॉर्थ साउथ का डिवाइड पैदा हुआ, जिसका परिणाम ये है कि आज नेशनल लेवल के लीडर्स कहते नजर आते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, रेदर इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इससे साबित होता है कि हम अंग्रेजों से देखने के लिए तो आजाद हो गए हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं। और आज आर्यन इन्वेजन थ्योरी का इम्पैक्ट इतना है कि न जाने कितने एंटी इंडियन एलिमेंट्स इसी से अपनी मोटिवेशन पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 94 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, साथ में ब्रिटिश और अन्य जितने भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को साबित करने के लिए जो भी अपने लॉजिक्स दिए हैं, हर एक लॉजिक पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनके क्लेम्स में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अब जब हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, मैक्स मुलर के समय से शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप डीप स्टडी करें, इस विषय पर गहरी रिसर्च करें, तो आपको इस थ्योरी की जड़ें समय में और भी पीछे जाती हुई दिखाई देंगी। इस थ्योरी की नींव तभी पड़ गई थी जब लोगों ने संस्कृत भाषा और यूरोपियन लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटीज को ढूंढना प्रारंभ कर दिया था। और इसका पहला प्रयास इटालियन ट्रेवलर फिलिप्पो सेसेती ने किया था। फिलिप्पो सेसेती 1583 में भारत आए थे गोवा में, और गोवा से उन्होंने वापस अपने देश 32 लेटर्स भेजे थे। और इन लेटर्स में संस्कृत भाषा और उनकी अपनी लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज, उनमें जो भी सिमिलरिटीज उनको मिली थी उन्होंने वहां पर डिस्कस किया था। जैसे कि उन्होंने बताया कि संस्कृत में जो देव होता है उसे इटालियन में दियो कहते हैं, वहीं जैसे संस्कृत में सर्प है तो इटालियन में उसे सर्पे कहते हैं, और दोनों जगह पर उसका मतलब सांप ही होता है। वहीं जब गणनाओं की बात आती है तो संस्कृत में सप्त कहा जाता है, तो वहीं इटालियन में सेते। वहीं संस्कृत के अष्ट को इटालियन में ओत्तो कहा जाता है, और उसके बाद जब नौ की बात आती है तो संस्कृत में नव कहते हैं और इटालियन में नौवे। तो ये प्रथम प्रयास था संस्कृत भाषा को यूरोपियन लैंग्वेजेस से कंपेयर करने का, और जो फिलिप्पो सेसेती जी की ये रिसर्च थी उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश की गई। और ये माना जाता है कि आज के समय में हम जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का ट्री देखते हैं उसका आधार फिलिप्पो सेसेती जी की ये रिसर्च रही है। और फिर 1746 में इस रिसर्च को आगे बढ़ाया विलियम जोन्स जी ने, जिन्होंने अपनी स्टडी के बाद संस्कृत भाषा को मदर लैंग्वेज और दूसरी अन्य भाषाओं को सिस्टर लैंग्वेज में कैटेगराइज किया। लेकिन अब विलियम जोन्स जी के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि संस्कृत भाषा का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, लेकिन जिस पंथ से आते थे विलियम जोन्स जी, वहां पर इतने सालों पहले तो धरती ही बनी थी। इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा के हजारों साल पुरानी जीनियोलॉजी को 4000 सालों में समेट दिया, और इसके लिए काफी डिस्टॉर्शंस करने पड़े। लेकिन इन डिस्टॉर्शंस के बाद भी 19वीं सदी के आते आते इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज ट्री में संस्कृत भाषा को एज अ मदर लैंग्वेज कंसीडर किया जाने लगा। अब दोस्तों, जिस समय ये सब रिसर्च हो रही थी उस समय भारत में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो भी बहुत दिलचस्प थी। 19वीं सदी के आते आते भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ गया था, और अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए और साथ में ये दिखाने के लिए कि यूरोप का भारत पर पुराना हक है, उन्होंने इस रिसर्च को अपना बेस बनाया और प्रूव करने लगे कि संस्कृत भाषा एक यूरोपियन लैंग्वेज है। और ये सब उन्होंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से किया। सबसे पहले तो उन्होंने एक आर्यन रेस का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें जेम्स काउल्स प्रिचार्ड करके एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, जिन्होंने 1843 में सबसे पहली बार आर्यन रेस शब्द का प्रयोग किया था। और इसके बाद जॉन विल्सन, जो कि 1835 से लेकर 1842 तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1858 में यानी कि स्वतंत्रता की जो पहली क्रांति थी उसके एक साल बाद ही एक किताब पब्लिश की थी, इंडिया 3000 ईयर अगो। और इस किताब में आर्यन शब्द को उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए यूज किया था। और फिर इसके बाद मैक्स मुलर आए और उन्होंने संस्कृत भाषा को आर्यन से जोड़ा, और फिर आर्यंस और संस्कृत भाषा के फॉरेन ओरिजिन के थॉट को उन्होंने खूब फैलाया, और इसमें उनका साथ दिया मैकॉले ने। अब साथियों, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के पक्ष में जो सबसे कॉन्क्रीट एविडेंस दिया जाता है वो है मोर्टिमर व्हीलर जी की रिसर्च। उन्होंने 1946 में हड़प्पा का उत्खनन किया था, और वहां पर उनको फोर्टिफिकेशन के निशान मिले थे। और जब उनको पता चला कि वेदों में भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी जो किलों को नष्ट करने वाला है, तो वो अचानक से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैदिक आर्य, जिनको यहाँ पर इंद्रदेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए और हड़प्पन सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिए। लेकिन इसके बाद बहुत ढेर सारी रिसर्च हुई है। इसमें एएसआई के फॉर्मर डायरेक्टर स्वर्गीय बीबी लाल जी ने भी अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसमें आर्यों द्वारा इन्वेजन के कोई सबूत नहीं मिले। अब हमें समझना चाहिए कि मोर्टिमर व्हीलर जी ने ऐसा क्या देखा था, ऐसा क्या अपनी रिपोर्ट में बताया
कि उन्हें लगा कि यहाँ पर वैदिक आर्य आकर हड़प्पन सिविलाइजेशन को नष्ट किए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहुत ढेर सारे हमें स्केलेटन्स मिले हैं, यानी कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का उत्खनन किया गया तो बहुत ढेर सारी हड्डियों के अवशेष मिले, और इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि इस जगह पर बहुत ढेर सारे लोगों का मास मर्डर हुआ था, जो ये बताता है कि कोई बाहरी शक्ति, कोई बाहरी आक्रांता आकर यहाँ पर इन्वेजन किए थे और सभ्यता को नष्ट किए थे। लेकिन इस क्लेम को स्वर्गीय बीबी लाल जी की रिसर्च ने आसानी से डिबंक कर दिया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये जितने भी स्केलेटन्स हैं, जो भी हड्डियों के अवशेष हैं, वो समय में अलग अलग लोगों के हैं, क्योंकि ये अर्थ की अलग अलग लेयर्स में मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक ही समय पर रहने वाले अलग अलग लोगों के अवशेष नहीं है, बल्कि अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के अवशेष हैं। तो हम इसको एक सिंगल इवेंट की तरह नहीं देख सकते, इसलिए इसको मास मर्डर नहीं मान सकते। और इसके अलावा अगर किसी सभ्यता पर इन्वेजन होता है तो उसके निशान पूरी सभ्यता में मिलने चाहिए, न कि एक आध जगह पर। तो मोर्टिमर व्हीलर जी का जो क्लेम है वो आसानी से डिबंक हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो विदेशी रिसर्च होते हैं, हम उनको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं और अपने देसी रिसर्च पर इतना विश्वास नहीं करते, जिसका परिणाम हम आज भी भुगतते हैं और अपने देश को दो भागों में बटा हुआ देखते हैं। और इसके साथ अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी डिबंक हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा के शब्द यूरोपियन लैंग्वेजेस से मिलते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा यूरोप से आई है, तो संस्कृत भाषा के शब्द जापानीज लैंग्वेज से भी मिलते हैं, तो क्या संस्कृत भाषा जापान से आई है? यानी कि या तो भारत ने जापान पर हमला किया होगा या जापान ने भारत पर। और जब ये आर्गुमेंट रखा जाता है तो सेम स्कॉलर्स कहने लगते हैं कि ये सब कल्चरल मिक्सिंग की वजह से हुआ है, ट्रेडिंग की वजह से हुआ है, व्यापार के कारण हुआ है। और यही व्यापार की बातें, ट्रेडिंग की बातें और कल्चरल मिक्सिंग की बातें हवा में उड़ जाती हैं जब संस्कृत भाषा का यूरोपियन लैंग्वेजेस से कंपैरिजन किया जाता है। और इसीलिए इस दाल में कुछ काला नजर आता है और साफ दिखता है कि ब्रिटिशर्स इस थ्योरी के माध्यम से भारत पर अपनी प्रभुता और अधिकार सिद्ध करना चाहते थे और कुछ नहीं। और अभी तो दर्जनों सबूत हैं जिनको देखने के बाद आपका इन पर जितना भी विश्वास है, जो भी विश्वास बचा कुचा है, वो भी समाप्त हो जाएगा। साथियों, भारत भूमि ही ज्ञान का उद्गम रही है। यहीं पर संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाओं ने जन्म लिया। यहीं पर आध्यात्म का भी जन्म हुआ। और जहां बौद्ध धर्म इस ज्ञान को, इन भाषाओं को ईस्ट में ले गया, वहीं वैदिक धर्म वेस्ट में। और इसीलिए संस्कृत भाषा को मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस की मदर कहा जाता है। तो आप सोचिए संस्कृत भाषा के स्ट्रक्चर में कितनी शक्ति होगी कि संस्कृत ने हजारों भाषाओं को जन्म दिया। और साथियों, इसीलिए हमारा मिशन था कि हम ऐसे संस्कृत भाषा पर उत्कृष्ट कोर्स को बनाएं जिससे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी संस्कृत भाषा को सीख पाएं। और इसीलिए हमने गुरुकुलों के आचार्यों से मिलकर एक संस्कृत भाषा के कोर्स का निर्माण किया है, संस्कृत भाषा प्रज्ञा, जो हमारे शिक्षलम ऐप पर अवेलेबल है। और साथियों, इससे भी हर्ष की बात यह है कि 2500 से भी ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से यहाँ पर संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं। इस कोर्स में बिल्कुल प्रारंभ से संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण से लेकर संस्कृत भाषा के श्लोकों को किन विधियों से समझना चाहिए, सब कुछ समझाया गया है। आचार्य जी ने स्वयं 12 वर्षों तक गुरुकुल में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की है, संस्कृत भाषा में पढ़ाते हैं और संस्कृत में विधिवत वार्तालाप भी कर लेते हैं। साथियों, ये कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से, कम्युनिटी फोरम के माध्यम से और लाइव सेशन के माध्यम से क्लियर करते हैं। और आप हाइपरक्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने हाइपर 15 कोड की भी व्यवस्था की है। इस कूपन कोड के माध्यम से शिक्षलम ऐप पर अवेलेबल जितने भी कोर्सेज हैं, सभी पर आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप आज ही जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अब आइए आर्यन इन्वेजन थ्योरी के और भी लूप होल्स को देखते हैं। साथियों, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो केवल आर्यों को और ब्राह्मणों को विदेशी मानते थे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने द्रविड़ लोगों को भी विदेशी साबित करने की भरपूर कोशिश की थी, क्योंकि केवल आर्यों को विदेशी साबित कर देने से भारत पर उनका हक नहीं बनता था, क्योंकि द्रविड़ लोग भी यहाँ पर रहते थे, तो भारत पर उनका पूरा हक बने, तो वो द्रविड़ को भी विदेशी साबित करने में लगे रहे। अब 1922 में एक पेपर पब्लिश होता है, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसको जाने माने हिस्टोरियन E.J. रैप्सन ने एडिट किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें द्रविड़ लोगों के बारे में क्या क्या लिखा है। इसमें अगर आप पेज नंबर 593 में जाएंगे तो वहां पर बताया गया कि क्रिश्चियन एरा के पहले भारत में कुछ लो कल्चर्ड के लोग रहते थे और उनकी जो फिजिक थी, जो रंग रूप आकार था, वो द्रविड़ लोगों से ही मिलता जुलता था। और आगे पेज नंबर 594 में वो एक कदम और आगे जाते हैं और बोलते हैं कि ये द्रविड़ पीपल भी नहीं थे, ये प्री द्रविडियंस थे। और इनका ओरिजिन बताते हुए लिखा जाता है कि सेंट्रल एशिया से बलूचिस्तान के रास्ते सीथियंस भारत आए थे, जो कल्चरली और फिजिकली प्री द्रविडियन से सुपीरियर थे। और आज की जितनी भी द्रविडियन भाषाएं हैं वो इन्होंने ही डेवलप की। अब आप
यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी लोग भारत में बाहर से आए वो सुपीरियर ही थे, बाद में वो डिग्रेड हो गए, बाद में वो द्रविडियंस बन गए, बाद में वो आर्यंस बन गए, ब्राह्मण बन गए, और कोई भी भारत को बिलोंग नहीं करता है, ना तो मैं और ना ही आप, हम सब यूरोपियंस हैं। अब साथियों ये ब्रिटिशर्स की पुरानी आदत थी कि जहां भी ये जाते थे वहां के मूल निवासियों को समाप्त करने लगते थे, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो। अमेरिका में आप देखिए तो जितने भी अमेरिकन इंडियंस थे वहां के नेटिव लोग थे वो भी खत्म हो गए, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां पर एबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं उनकी भी संख्या काफी घट गई है। तो इनका सबसे पहले अटैक होता था नेटिव पीपल पर, क्योंकि ये नेटिव लोगों को खत्म करके, उनके कल्चर को खत्म करके फिर उस जगह पर अपना अधिकार आसानी से ये बना लेते थे। अब साथियों इनकी दो हिपोक्रेसी के बारे में देखते हैं। पहला तो मैक्स मिलर हमें ये बताते हैं कि जो हमारे वेद हैं वो 1000 बीसी या 1200 बीसी तक लिखे गए, लेकिन इसके पुख्ता सबूत वो नहीं दे पाए, और जब क्रिटिसाइज हुए तो उन्होंने ये बोला कि ये मिनिमम डेट्स हैं, यानी इससे नए तो नहीं हो सकते, इससे पुराने ही हैं, और दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि वो कितने पुराने हैं या कब लिखे गए हैं। तो यहाँ पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वेदों की सही डेटिंग क्या है, लेकिन जब बात आती है तो मैक्स मिलर की डेटिंग को ले लिया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी देखिए कि जब मैक्स मिलर वेदों की बात करते हैं तो उनके आर्य बहुत ज्ञानी होते हैं, सभ्य होते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, आत्म तत्व की बात करते हैं, ऋषि मुनि होते हैं जो ब्रह्म में लीन रहते हैं, और भारत में संस्कृत के साथ साथ वेदों को 1000 बीसी में लेकर आए। पर वहीं जब 20वीं सदी की शुरुआत में ये पता चला कि भारत में एडवांस सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, तब इनके विचार बदल जाते हैं। फिर इनके हिसाब से जो वैदिक आर्य थे वो नोमैडिक और बार्बरिक थे, क्रूएल थे, वो यहाँ पर आए और इस सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिए। तो एक तरफ जहाँ ये ऋषि मुनि थे, वेदों के दृष्टा थे, भगवान की बात करते थे, ईश्वर तत्व में लीन थे, वहीं दूसरी तरफ जब इनकी थ्योरी सेट नहीं होती तो वही हिंसक बन जाते हैं, बार्बरिक हो जाते हैं, और एक पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट करने वाले आक्रांता हो जाते हैं। तो क्या कोई आक्रांता वैदिक मंत्रों का दृष्टा हो सकता है? तो इससे पता चलता है कि जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है ये पूरी की पूरी थ्योरी बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के बस भारतीयों में फूट डालने के लिए और अपने राज को लेजिटिमाइज करने के लिए बनाई गई थी। अब साथियों मान लीजिए कि प्राचीन काल में कोई इन्वेजन हुआ भी था, तो एक तरफ आक्रांता थे और एक तरफ विक्टिम्स थे। अब अगर हम आक्रांता और विक्टिम्स दोनों तरफ के टेक्स्ट को देखते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें कहीं भी इस प्रकार के इन्वेजन की बात नहीं पता चलती, चाहे आप वैदिक ग्रंथों को पढ़ें चाहे आप द्रविडियन ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों के लिए इस प्रकार के इवेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई आक्रांता है, जैसे मुगल्स थे, तो मुगल्स यहाँ पर आए, यहाँ पर जीते, तो उन्होंने अपनी वाहवाही की, अपने ग्रंथों में अपने बारे में लिखा। और इसके अलावा जो विक्टिम होते हैं वो भी इन बातों को याद रखते हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा पास्ट में हुआ था। लेकिन ना तो आपको आर्य ग्रंथों में और ना ही द्रविडियन ग्रंथों में इस प्रकार की किसी भी घटना का वर्णन मिलता है। और यहीं पर अगर आप सबसे प्राचीन तमिल साहित्य को पढ़ें, तमिल संगम साहित्य को, तो हमें यहाँ पर एकता देखने को मिलेगी इन ग्रंथों पे, जहाँ पर दक्षिण की नदियों जैसे कावेरी हो गई, वैगाई हो गई, पेरियार हो गई, जहाँ इनकी महिमा का वर्णन मिलता है, वहीं पर नॉर्थ की भी जो नदियां हैं, चाहे वो गंगा जी हो या यमुना जी हो, उनका भी आदर भाव के साथ ही वर्णन किया गया है। अगर नॉर्थ से इस प्रकार की कोई लड़ाई हुई होती या फिर उत्तर से आए हुए आर्य द्रविड़ों को खदेड़कर दक्षिण की तरफ भेजे होते, तो इस प्रकार का वर्णन हमें ग्रंथों में नहीं मिलता, जो प्रूफ है कि आर्यन इन्वेजन जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। और साथ में अगर हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मान भी ले तो उसमें अभी भी बहुत ढेर सारे पैराडॉक्स हैं। आइए इन पैराडॉक्स को भी देखते हैं। साथियों आर्यन इन्वेजन थ्योरी के दो बहुत बड़े पैराडॉक्स हैं। सबसे पहला ये कि अगर बाहर से कोई वेदों को या संस्कृत भाषा को लेकर भारत में आया और भारत में पहले से ही एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो हजारों वर्षों से फल फूल रही थी, तो ऐसी सिविलाइजेशन में इस प्रकार की भाषा और साहित्य का डेवलपमेंट कैसे नहीं हुआ, जबकि बाहर हो गया जहां पर हमें आज तक कोई सिविलाइजेशन नहीं मिली है। यहाँ पर यह बात मानी जा रही है कि एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस है वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो नोमैडिक्स थे, जो बार्बरिक्स थे, उन्होंने वेदों जैसे ग्रंथों की रचना कर ली। अब हम ये भी मान कि वो वेदों को यहाँ पर लेकर नहीं आए थे, केवल संस्कृत भाषा के साथ आए थे। जब यहाँ पर वो पहुंचे तो 300-400 सालों में उन्होंने वेदों को डेवलप कर लिया। अगर हम ये भी मान लें तो आर्य केवल भारत तो नहीं आए थे, जहां वो ईस्ट में आए वेस्ट में भी गए थे। तो वेस्ट में ऐसे ग्रंथों को क्यों नहीं वो डेवलप कर पाए, क्यों वो भारत ही आके ऐसे ग्रंथों को डेवलप कर पाए? तो बहुत ढेर सारे पैराडॉक्स हैं इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर जो इस थ्योरी को डिबंक करते हैं। तो साथियों जितने भी हमने साक्ष्यों को डिस्कस किया, पैराडॉक्सेस को देखा, उससे साबित होता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक निराधार थ्योरी
होती है। अगर आप देखें तो रिसर्च करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो आपके मन में प्रश्न है, उसका उत्तर ढूंढने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। एक यह है कि आपके मन में उत्तर है लेकिन उस उत्तर को फिट करने के लिए आप चीजें कर रहे हैं, और यही ब्रिटिशर्स ने किया। उनके मन में यह था कि भारतीय लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी, उनको बाहरी सिद्ध करना है, और उसके इर्द गिर्द उन्होंने इस प्रकार की थेरीज को डेवलप किया जिससे भारतीयों में फूट हो और ये पता चले कि भारत एक नई भूमि है, यहाँ पर समय समय पर बाहरी आते रहे हैं, तो अंग्रेज भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों का भी उतना ही हक है जितना यहाँ के पहले से रहने वाले लोगों का है। अब साथियों, इस वीडियो में हमने केवल ग्रंथों के माध्यम से, थॉट एक्सपेरिमेंट से, आर्गुमेंट से, लॉजिक से, पैराडॉक्सेस से, हिपोक्रेसी से, इन्हीं सब चीजों से आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिबंक कर दिया। लेकिन एक वीडियो हम और लाएंगे जहां पर जो लेटेस्ट जेनेटिक रिसर्च हुई है उनके भी माध्यम से आर्यन इन्वेजन थ्योरी किस प्रकार से निराधार साबित होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथियों, अगर आपको संस्कृत भाषा में और भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में इंटरेस्ट है तो आप हमारे शिक्षण ऐप पर संस्कृत भाषा को भी सीख सकते हैं, और साथ में जो हमारे भारतीय प्राचीन दर्शन है उनका भी ज्ञान लेकर पाखंड से दूर रहकर सनातन धर्म के वैज्ञानिक पहलू से जुड़ सकते हैं। साथियों, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ढेर सारा ज्ञान मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में साझा करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से इस प्रकार का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचता है। साथियों, मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अभी विषय समाप्त नहीं हुआ है, हमने एक पार्ट ही देखा है। इसके आगे जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उन पर भी हम चर्चा करने के लिए एक वीडियो और लाएंगे। टॉपिक बहुत विस्तृत है, बहुत ढेर सारा रिसर्च वर्क है, इसलिए एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए अभी के लिए इस वीडियो को देंगे यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।